हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे न्यू चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। प्रीवियस सेशंस में हमने हमारे चैप्टर टिश्यूज़ के जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे, जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे, उन सबको हमने कर लिया था सॉल्व और अब बारी आती है न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने की। तो चलिए फटाफट से आज के इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन कुछ और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो बेसिकली आज के इस सेशन में आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 80 पे जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं हमारे चैप्टर के, उनको हम कर लेंगे सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स। सवाल यह है कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते ही क्यों हैं। भाई इस क्वेश्चन का आंसर पता करने के पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इस पूरे चैप्टर में हमें करना क्या है। इस चैप्टर का नाम क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। हमें आसपास हमें इतने तरह की चीज़ें दिखती हैं और इन सभी चीज़ों की क्या होती है, बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल हम गए शॉपिंग पे समझ लो हम गए हैं फ्रूट्स खरीदने के लिए। अब जैसे ही हम दुकान पे जाते हैं हमको वैरायटीज़ दिखती हैं बहुत सारी फ्रूट्स की। हमारे पास पाइनएप्पल है, हमारे पास बनाना है, हमारे पास एप्पल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास गुआवा है, आजकल तो अमरूद बहुत आ रहे हैं अच्छे से। फिर इसके बाद में ग्रेप्स होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं, मौसमी होती है। इतने तरह के हमारे पास फ्रूट्स होते हैं। चलो फ्रूट्स नहीं तो हम खरीदने गए हैं क्या, वेजिटेबल्स की भी हमारे पास इतनी सारी वैरायटीज़ होती हैं। पोटैटो होता है, अनियन होता है, स्पिनच है, मेथी है, कितनी सारी वैरायटीज़ होती हैं वेजिटेबल्स की। क्या वैरायटीज़ हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ही देखने को मिलती है? नहीं, वैरायटीज़ तो किसी भी चीज़ की हमें देखने को मिलेगी। हम अगर कपड़े खरीदने जाएंगे तो कपड़ों में भी हमें इतनी सारी वैरायटीज़ देखने को मिलेगी। अलग अलग पैटर्न के होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं। और अगर हम बात करें शूज़ की, सैंडल्स की, तो शूज़ और सैंडल्स की भी इतनी सारी वैरायटीज़ होती हैं, है ना। तो किसी भी चीज़ की आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिलने वाली हैं। चाहे वो चीज़ आप खाने के लिए यूज़ करो, चाहे आप उसको पहनने के लिए यूज़ करो, या आप इसको किसी और काम के लिए यूज़ करो, वैरायटीज़ आपको हर कहीं देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें अपनी बायोलॉजी की, तो हमें हमारे प्लैनेट में भी बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। किस में वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सपोज अगर हम ह्यूमन बींग्स का एक सेपरेट ग्रुप बना लें, यानी कि जितने भी हमारे अर्थ प्लैनेट में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनका हम अगर एक सेपरेट ग्रुप बना लें, तो ह्यूमन बींग्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1.7 टू 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे प्लैनेट अर्थ पे। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं। हॉट स्प्रिंग से लेकर के एंटार्क्टिका का जो फ्रीजिंग वाटर है वहां तक रह सकते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे भी हैं जो कि इतने डेप्थ में है, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में वो पाए जाते हैं कि वहां तक ह्यूमन बीइंग पहुंच ही नहीं पाया है। भाई किसी भी चीज़ को डिस्कवर करना है, ऑर्गेनिज्म के बारे में पता करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तो ये काम कौन करेगा, ये काम ह्यूमन बीइंग्स ही तो करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स की भी पहुंच जो है ना वो लिमिटेड एरिया तक ही रहती है। और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, इतनी दूर हैं हमसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स के पहुंच के बाहर हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अभी भी कैसे हैं, छुपे हुए हैं, हिडन है। अगर वो बाहर आ जाएंगे, उनको अगर आइडेंटिफाई अगर हमने कर लिया, ह्यूमन बीइंग्स ने कर लिया, तो फिर ये जो एस्टिमेट है ना कि 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये पता नहीं, ये वैल्यू पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वैरायटीज की बात हम अगर कर रहे हैं तो डाइवर्सिटी का मतलब मैंने आपको क्या समझाया कि वैरायटीज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम ह्यूमन बींग्स का, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं हमारे प्लेनेट अर्थ में, उनका अगर हम एक सेपरेट ग्रुप बना दें और इसके बाद में अपने प्लेनेट अर्थ को देखें, तो उसके बाद भी आपको कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारे पास चिंपैंजी है, हमारे पास कोआला बियर है, हमारे पास पोलर बियर है। इसके अलावा इतने सारे रेप्टाइल्स होते हैं, स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, है ना।
और इतने टाइप की फिशेस होती हैं, फिर इसके बाद में कॉकरोच है, जाने कितनी वेराइटीज़ हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दिखाई देंगी। ये तो बात हुई किसकी, एनिमल्स की। प्लांट्स की वेराइटीज़, अभी अभी जो मैंने आपको इतने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम गिनाए थे, वो वेराइटीज़ कहाँ से कैसे आ पा रही हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, क्योंकि प्लांट्स अलग अलग हैं। बनाना ट्री बनाना देगा, पपाया ट्री पपाया देगा, अनार का पेड़ अनार देगा। तो प्लांट्स में भी हमको बहुत सारी वेराइटीज़ देखने को मिलने वाली हैं। कोई छोटे छोटे से हर्ब होते हैं और कोई बहुत बड़े बड़े ट्री बन जाते हैं, जैसे कि बैनियन ट्री हो गया, है ना, पीपल का पौधा हो गया। तो वैरायटीज़ की अगर हम बात करें तो हर जगह हमको वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी हम बोलते हैं कि बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, और यही लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटीज़ को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या बोला मैंने, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है भाई, बायो का मतलब होता है लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो आपको डाइवर्सिटी यानी कि जो वैरायटीज देखने को मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक का ही एक पेज नंबर मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, एक डब्बा दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया गया है, उसमें बताया है कि हमारा जो वर्ल्ड मैप है उसमें आपको पता होगा कि एक लाइन होती है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, एक लाइन है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं, आपने सोशल स्टडीज़ में पढ़ा होगा। तो इन दोनों ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो पूरी एक बेल्ट आती है डिफरेंट कंट्रीज़ की, जिसमें कि इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ब्राज़ील भी है, ठीक है, पेरू भी है, मेडागास्कर भी है। तो ये जो पूरी बेल्ट है ना, और भी कुछ कंट्रीज हैं, इस पूरी बेल्ट में आपको सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। यानी कि जो पूरी बेल्ट है ना, इस बेल्ट में आपको सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ देखने को मिलेंगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे अधिकतर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहना चाहते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स, पानी बहुत गर्म होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर टेम्परेचर जाता है। और वहीं अगर हम बात करें एंटार्क्टिका आइलैंड के फ्रीजिंग वाटर की, तो वहाँ पे भी टेम्परेचर माइनस डिग्री सेल्सियस में बहुत बहुत कम जाता है। तो इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। इनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीम वर्ड आ गया है इनके नाम में, क्योंकि ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि वर्ल्ड मैप में आपने पढ़ा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन लाइन होती है, और इन दोनों ही लाइंस के बीच में जो बेल्ट दिखाई देती है, उस बेल्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें दिखाई देगी। उसमें इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ब्राज़ील भी है, पेरू भी है, मेडागास्कर भी है, और भी कई सारे कंट्रीज़ हैं, उसको आप देख सकते हो। ये आपकी एनसीईआरटी की ही बात बता रही हूँ मैं, कहीं और नहीं जा रही हूँ। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे प्लैनेट अर्थ में जितनी भी आपको वेराइटीज़ और डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, बायोडाइवर्सिटी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि हाँ, हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और हमेशा ध्यान रखना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एनिमल्स ही नहीं आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं। तो ये मत करना कि प्लांट्स को आपने इंक्लूड ही नहीं किया है, प्लांट्स को भी इंक्लूड कर लेना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। फाइन। अब देखो, अब मुझे अगर किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1.7 टू 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। अब इतने सारे मिलियन ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मुझे अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना होगा, तो मेरे लिए होने वाला है ये बहुत मुश्किल टास्क। ठीक है, एक्चुअली एक नहीं, मुझे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। एक के बारे में पढ़ा मैंने तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, फिर इसके बाद में दूसरा ऑर्गेनिज्म में मैं पहुंची, दूसरा ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने पढ़ाई करी तो मुझे वो और भी इंटरेस्टिंग लगा। अब धीरे धीरे क्या करा है, मैंने अपने स्टडी का एरिया बढ़ा दिया है कि अब मैं ऑलमोस्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन ज़रा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नंबर देखो ज़रा कितना बड़ा है, एज कम पड़ जाएगी इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में सेपरेटली पढ़ने की। तो कोई ना कोई स्टडी करने का कोई एक अलग तरीका होना चाहिए ना, कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी भी कर लें और बहुत टाइम भी ना लगे, टाइम वेस्ट भी ना हो हमारा। तो
उसके लिए जूलॉजिस्ट आए, साइंटिस्ट आए और उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, इनको ना हम डिफरेंट कैटेगरीज में, ग्रुप्स में डाल देते हैं। तो ये आइडिया सभी को अच्छा लगा कि हाँ भाई ये सही बात है कि अगर हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या किया है, कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया है, ग्रुप्स बना दिए हैं, इन ग्रुप्स के भी क्या कर दिए हैं, सब ग्रुप्स बना दिए हैं, तो हमारे लिए इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को करना ईजी हो जाएगा, है ना। फॉर सपोज एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 10 ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब अगर मुझे उस ग्रुप के बारे में पढ़ना है तो मैं उस ग्रुप की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लूंगी, तो उस ग्रुप में आने वाले सभी 10 ऑर्गेनिजम्स के बारे में मुझे एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि इनके पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आप खुद ही सोचो कि 10 ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने में मुझे बहुत टाइम लगता, लेकिन मैंने क्या किया, इन सभी 10 ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप बनाया और एक ग्रुप की मैंने एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लिख ली। तो जैसे ही मैं उस ग्रुप के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ूंगी, उसको रीड करूंगी, मुझे एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि इस ग्रुप में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनके पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाली हैं। तो एक जनरल आइडिया मुझे मिल गया, एक पैराग्राफ पढ़ते ही 10 ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली और वो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मुझे उन 10 ऑर्गेनिज्म में दिखाई देंगी। तो यहाँ पे मेरे लिए ऑर्गेनिजम्स को या उनके बारे में स्टडी करना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गया, थोड़ा सा इजी हो गया। ठीक है, आई होप ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। अब जब भी हम किसी का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोई ना कोई बेसिस तो होना ही चाहिए भाई। अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते तो हैं, लेकिन ये सभी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, फॉर सपोज हमें इतने कलर के, अगर हम पैरेट्स की ही बात करें, तोतों की बात अगर हम करें, तो तोते कितने सारे कलर के होते हैं। नॉर्मली हमारे इंडिया में जो देसी तोते मिलते हैं, पैरेट्स मिलते हैं, वो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन और भी उनकी कलर की वैरायटीज़ होती हैं। कलर की तो कोई एंडलेस हैं। फिर इसके बाद में अलग अलग शेप्स के होते हैं, साइजेस के होते हैं। अगर हम बात करें एक छोटे से अर्थवर्म की, तो उसका साइज़ कितना होगा, बहुत ही कम होगा, एक स्केल के बराबर, मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। और अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो 5 फीट हाइट जाती है, 6 फीट हाइट जाती है। तो हाइट डिफरेंस कितना ज़्यादा है, तो डिफरेंट आपको साइजेस देखने को मिलेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट आपको जो है कलर्स दिखाई देंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। साथ ही साथ हम बोलते हैं कि इनका लाइफ स्पैन भी बहुत अलग अलग होता है। जो बरगद का पेड़ होता है, जो पीपल का पेड़ होता है, वो तो सालों साल जिंदा रहते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर में उनकी एज होती है। किसी की होती है 104 ईयर्स, किसी की होती है 105 ईयर्स की एज, कुछ पेड़ों की। और वहीं अगर हम बात करें मस्कीटो की, मच्छर की, तो कुछ दिन का और कुछ वीक्स का उनका काम जो है ना होता है इस दुनिया में। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डाइवर्सिटी, जिस डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो डाइवर्सिटी कुछ ऐसी है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे हैं जो कि आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट उनके बॉडी साइज होता है, प्लस हम बोलते हैं कि डिफरेंट उनका लाइफ स्पैन भी होता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हम ऑर्गेनिजम्स को लेकर के क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स को लेकर के उनको हम कैटेगराइज कर रहे हैं, उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, ग्रुप्स के भी हम सब ग्रुप्स बनाएंगे, तो भाई कोई ना कोई बेसिस तो होना चाहिए ना कि हम कैसे इतने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को एक साथ ग्रुप में डाल सकते हैं। तो 4 बेसिस आए। ठीक है, कितने बेसिस आए, 4 बेसिस आए। सबसे पहले बोला गया कि भाई ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। ये हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किया है कि यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जिसके पास केवल एक ही सेल हो, और मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जिसके पास बहुत सारे सेल्स हों। ठीक है, तो पहला बेसिस क्या आया क्लासिफिकेशन का कि यूनिसेलुलर है ऑर्गेनिज्म या मल्टीसेलुलर है। फिर इसके बाद में दूसरा बेसिस आया कि ये यूकैरियोट्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक समझ में आता है आपको कि प्रोकैरियोटिक हम बोलते हैं कि सबसे प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होते हैं, उन्हीं को हमने अपडेट कर दिया, अपग्रेड कर दिया, तो वो क्या बन गए, यूकैरियोटिक सेल बन गए। तो जिन ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई करना चाह रहे हैं वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, ये भी पता हमें होना चाहिए। फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट ये आया बेसिस का क्लासिफिकेशन का कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यानी कि क्या ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर पा रहे हैं या कहीं बाहर से लेते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से लेते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं। तो
फोटोसिंथेटिक हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक है या फिर हेटेरोट्रॉपिक है। थर्ड बेसिस ये हो गया क्लासिफिकेशन का। और फिर इसके बाद में फोर्थ बेसिस आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हम बोलते हैं कि स्टेम होता है, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, रूट्स होती हैं। और वहीं अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हमारे पास अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं। हमारे पास हेड है, हमारे पास लिम्स हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? तो 4 बेसिस कौन कौन से थे क्लासिफिकेशन के, कि यूनिसेल्युलर हैं या मल्टीसेल्युलर हैं, प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, ऑटोट्रोफिक है या फिर हेटेरोट्रोफिक है। और फिर इसके बाद में फोर्थ लास्ट बेसिस क्या था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं। प्लांट्स में अलग होते हैं, एनिमल्स में अलग होते हैं। तो इन 4 बेसिस पे, इन 4 पॉइंट्स के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। ठीक है, आई होप ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद में एक होता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली ब्रांच होती है साइंस की, जो कि डील करती है ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के साथ, नॉमेनक्लेचर के साथ, ठीक है, और फिर उसके क्लासिफिकेशन के साथ। पहले तो ऑर्गेनिज्म को ढूंढो, फिर इसके बाद में उसको नाम दो। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? उसका नामकरण करना। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि मक्खी है, ठीक है, अगर इंडिया में तो हम इसे मक्खी कहते हैं। इंडिया में भी आई एम श्योर कि कुछ स्टेट्स में इसको मक्खी को कुछ और बोलते होंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री की, तो अगर आपने बोला कि चलो हम मक्खी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो उनको थोड़ी समझ में आने वाला है कि मक्खी क्या होती है। अगर आपने बोल दिया मस्का डोमेस्टिका, तो उन्हें समझ में आएगा कि अच्छा, आप तो मक्खी के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हो। मस्का डोमेस्टिका क्या है? बेसिकली इसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है, और ये नाम कैसा होता है? उसका वर्ल्ड फेमस होता है, यानी कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे तो उस नाम से ही ऑर्गेनिज्म को जाना जाएगा। हम अपने भाषा में उस ऑर्गेनिज्म को कुछ भी बोलते हो, मक्खी को कुछ भी क्यों ना बोलते हो, लेकिन जब आप बाहर जाओगे, किसी दूसरी कंट्री में जाओगे, तो आपको मक्खी को मक्खी नहीं, आपको मक्खी को इज्जत के साथ बोलना पड़ेगा, क्या? मस्का डोमेस्टिका। तब जाकर के वो सामने वाला समझ पाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो, वरना आप बोलते रहो मक्खी मक्खी, किसी को समझ में नहीं आने वाला है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म को नाम देने को हम क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर कर बोलते हैं। फिर इसके बाद में एक बाइनोमियल सिस्टम आया था नॉमेनक्लेचर का, कि भाई एक 2 नाम होते हैं, एक होता है जीनस और एक होता है स्पीशीज, ठीक है। जीनस और स्पीशीज नाम दिया जाता है ऑर्गेनिज्म को। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो टेक्सोनॉमी क्या होता है? ये ब्रांच होती है साइंस की, जहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम नाम देते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं उनका, और फिर इसके बाद में उनको हम क्लासीफाई कर देते हैं ग्रुप्स में। तो इसे हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी कहते हैं। और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम किसको कहते हैं? लीनियस को कहते हैं। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो हम बात कर रहे थे किसी क्लासिफिकेशन की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? यही था कि भाई हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। there is vast number of living organisms in this biosphere, and they have a great diversity in shape, size and forms. It is practically not possible to examine and study every organism separately at individual level. हर एक organism को separately पढ़ना possible नहीं है. It is therefore advisable to study the diversity of organisms by classifying them in orderly manner. तो properly जो है उनको क्लासीफाई कर दो। बेसिकली क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एक अच्छी तरीके से प्रॉपरली क्या करना है, ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना है डिफरेंट ग्रुप्स में, ग्रुप्स के भी सब ग्रुप्स में। तो इस प्रोसेस को जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली अच्छे तरीके से अरेंज कर रहे हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में, ग्रुप्स में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को हो गया होगा क्लियर कि क्यों हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की आखिर ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हैं ही इतने सारे, और नंबर तो छोड़ो, आपस में हैं भी सब अलग अलग। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो क्या आपको कोई दो ह्यूमन बींग एक जैसी शक्ल के दिखते हैं? ट्विंस की बात अलग होती है, उन पे अभी मैं नहीं जा रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ डिफरेंट ह्यूमन बींग्स की। तो क्या आपको कभी भी दो ह्यूमन बींग्स का जो फेस है, जो हाइट है, वो एग्जैक्टली सेम दिखता है क्या? भाई हम सब अपने
माँ बाप के थोड़े बहुत फीचर्स लिए रहते हैं, है ना। हमारे पास आंखें मम्मा जैसी होती हैं, हमारे बाल सपोज कैसे होते हैं, पापा जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते हैं। देख के समझ में आएगा कि हाँ आप मम्मी पे गए हो, आप पापा पे गए हो, लेकिन एग्जैक्ट कॉपीज, ट्रू कॉपीज तो हमें देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये तो बात हुई सिर्फ किसकी, ह्यूमन बींग्स की। लेकिन अगर हम बात करेंगे बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो भाई फिर कहना ही क्या है। शेप्स अलग अलग होंगे, साइज अलग अलग होंगे, फॉर्म्स अलग अलग होंगे, कलर में अलग अलग होंगे, लाइफ स्पैन सबकी अलग अलग होती है। तो जब ऑर्गेनिजम्स इतने ज़्यादा अलग हैं एक दूसरे से, तो फिर कैसे हर एक ऑर्गेनिज्म को हम इंडिविजुअली पकड़ के उसके बारे में स्टडी करें। एक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने के बाद मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि मुझे और भी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स थे कि मेरे लिए मेरी लाइफ कम पड़ जाएगी कि मैं सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करूं। इसीलिए जूलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि भाई कोई और तरीका होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफिकेशन की कौन कौन से बेसिस थे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, और आई होप इस क्वेश्चन का सब बच्चों को आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशंस दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू। एग्जाम्पल्स क्या है, ऑर्गेनिजम्स वेरी, मतलब कि आपको बताना है कि कहाँ कहाँ आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस दिखाई देंगे। तो ऑर्गेनिजम्स वेरी ग्रेटली इन साइज फॉर्म्स माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू एलिफेंट्स, व्हेल्स एंड लार्ज ट्रीज, है ना। अलग अलग साइजेस में आपको दिखाई देंगे। एक होता है बैक्टीरिया। भाई एक बात तो मैं आपको पहले से बता देती हूँ इस चैप्टर में कि अभी तक तो हम बैक्टीरिया के बारे में प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, बस ऐਵੇਂ ही उसको हल्के में ले रहे थे। लेकिन अब जब भी बैक्टीरिया का जिक्र होगा, बैक्टीरिया को कहीं भी मेंशन किया जाएगा, तो सबसे पहले तो हाथ जोड़ करके उनको नमस्ते बोलना। क्यों बोलना, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं, बैक्टीरिया बहुत पुराने हैं, यानी कि दादाजी के भी दादाजी, उनके भी दादाजी, उनके भी दादाजी। इसका मतलब क्या, बहुत पुराने। कितने पुराने हैं, तो ये हम अपने अपकमिंग सेशंस में बहुत जल्द देखने वाले हैं, ठीक है। ऑल दो बैक्टीरिया हमें ऐसे तो देखेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए तो माइक्रोस्कोप चाहिए, और हर कोई हमेशा पूरे टाइम अपनी आंखों पे माइक्रोस्कोप तो लगा के रखता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मैंने आपसे बोली है कि जब भी आपको कहीं भी बैक्टीरिया वर्ड सुनाई दे, है ना, कहीं लिखा हुआ दिखाई दे, तो हाथ जोड़कर सबसे पहले उनको नमस्ते कर लेना, क्योंकि ये बहुत पुराने होते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, अब वो जो बैक्टीरिया है वो तो इतना छोटा होता है, अभी भी हो सकता है कि मेरी स्किन पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे तो लग रहा है मेरी स्किन बहुत साफ है। अब जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे डाला जाएगा तो पता चलेगा असलियत की बैक्टीरिया है या नहीं है, बहुत छोटे होते हैं। और अगर हम बात करें एलिफेंट्स की, तो क्या एलिफेंट्स को देख करके आपको बताना पड़ेगा कि देखो वो एलिफेंट है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जरूरत नहीं पड़ेगी, दूर से आता हुआ भी दिखाई देगा कि हाँ भाई एलिफेंट आता है, आ रहा है, बहुत बड़ा साइज होता है उसका। वेल्स की बात कर लो, है ना, लंबे लंबे ट्रीज की बात कर लो, 100 मीटर्स तक इनके क्या होते हैं, हाइट जाते हैं। तो आपको वेरिएशन दिखाई दे रहा होगा, डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है किसमें, साइज में, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, द कलर ऑफ वेरियस एनिमल्स इज क्वाइट डिफरेंट, सम वर्म्स आर इवन, ये इवन है, इवन, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट, वेरियस टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर फाउंड इन प्लांट्स। बेसिकली अगर हम बात करें कलर्स की, तो कलर्स भी हमको कई तरह के दिखाई देते हैं। वही अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स भी अलग अलग कलर के होते हैं, कुछ एकदम डार्क ग्रीन होते हैं, कुछ लाइट ग्रीन होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं, एक ब्लू कलर का रोज भी होता है, डार्क ब्लू कलर का, बहुत सुंदर होता है। तो ये सब आपको क्या दिख रही हैं, वेराइटीज दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में हम बोलते हैं कि अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं। कुछ वर्म्स वगैरह ऐसे होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, सबके बारे में हम पढ़ेंगे, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो कलर में आपको वेरिएशन दिखाई दिया, साइज में आपको वेरिएशन दिखाई दिया। तीसरा क्या है, द लाइफ स्पैन, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इज ऑल्सो क्वाइट वेरिड। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रो लिव्स फॉर ओनली 15 ईयर्स वेयर अ पैरेट लिव्स फॉर अबाउट 140 ईयर्स। आपको पता होगा कि क्रो जो होता है, कौवा, वो सिर्फ कितने साल जीता है, 15 साल की उसकी लाइफ स्पैन होती है। अगर हम बात करें पैरेट की, वो 140 ईयर्स तक उनकी लाइफ स्पैन होती है।
ठीक है। इनफैक्ट मेरे पास जो पैरेट था वो 40 ईयर्स का था, इसके बाद में हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो कहाँ क्रो की इतनी कम लाइफ स्पैन और कहाँ देखो ज़रा, इस इनफैक्ट हम बोलते हैं कि जो कछुए वगैरह होते हैं वो भी बहुत बुढ़े होते हैं। आपने अगर ज्योग्राफी चैनल्स वगैरह देखे होंगे कभी, तो 100 ईयर्स के टर्टल्स होते हैं, 105 ईयर्स के टर्टल्स होते हैं, बहुत बहुत उनकी बड़ी लाइफ स्पैन होती है। तो 3 हमने वेरिएशन देख लिए जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमको कॉमनली देखने को मिलेंगे। एक तो साइज का हो गया, एक कलर का हो गया, और एक हो गया किसका, लाइफ स्पैन का। ठीक है। आई होप आज के सेशन की सारी बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी, एंड आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस सेशन का। ओके, तो पेज नंबर 80 पे बस इतने ही इंटेक्स क्वेश्चंस दिए गए थे, और आज के सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन पे। क्लासिफिकेशन का जो पॉइंट है ना वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है क्लासिफिकेशन के बारे में, तो उसे हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कुछ और इंटेक्स क्वेश्चंस भी। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.